बच्चों हम पढ़ रहे थे अध्याय 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक हमने पिछले वीडियोज में चर्चा की, जिसमें हमने पार्ट 1 में इसके परिचय के बारे में जाना। आगे चल के हमने चर्चा की इसकी अंतर्जात प्रक्रियाओं के बारे में 2 में, 3 में हमने बहिर्जात प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा की, पार्ट 4 में हमने अपक्षय के बारे में जाना। इसके बाद में हमने भूस्खलन और वर्ध संचलन के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं पार्ट 6 में, अपर्दन व निक्षेपण की चर्चाएं इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों हो जाइए तैयार, अपनी पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, पेन और पेंसिल। जानते हैं अपर्दन और निक्षेपण किस प्रकार से होता है, इसके कौन कौन से कारक है। तो अपर्दन की चर्चा हमने पहले भी कई वीडियोज में कर चुके हैं। यदि कोई चट्टान अपने स्थान पर टूट फूट जाती है और उन चट्टानी मलबे को, उस चट्टानी पदार्थ को, उस चट्टानी ढेर को किन्हीं कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपर्दन कहते हैं। और वो कहीं ले जाके यदि जमा कर दिए जाते हैं तो उसे हम निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। तो चलते हैं अपर्दन की तरफ। ये कुछ अपर्दन के एजेंट है, कारक है, जिनके द्वारा अपर्दन होता है। हमने देखा था किस किस के द्वारा अपर्दन हो रहा था, नदी जल के द्वारा अपर्दन हो रहा था। किसके द्वारा? पहला कारक हमने पढ़ा नदी जल, यानी नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर मलबे को साथ ले जाके उसको परिवहित करती रहती है, तो नदी के द्वारा अपर्दन। फिर हमने देखा वाइंड के द्वारा अपर्दन, ये देखो यहाँ पे पवनों के द्वारा अपर्दन। फिर हमने देखा तरंगों के द्वारा अपर्दन, यानी लहरों के द्वारा, सागरीय तरंगों के द्वारा। फिर हमने देखा ग्लेशियर हिमानी के द्वारा अपर्दन। और इधर है, यह है भूस्खलन, यानी यहाँ भी मलबा ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग प्रकार से नदी के द्वारा, यानी कहते हैं बहते जल के द्वारा अपर्दन, पवन के द्वारा अपर्दन या वायु के द्वारा अपर्दन, सागरीय जल के द्वारा अपर्दन, सागरीय तरंगों या धाराओं के द्वारा अपर्दन, या हिमानी द्वारा अपर्दन। देखते हैं अपर्दन। अपर्दन लैटिन भाषा के शब्द इरोडियर के शब्द से बना है, इरोडियर से बना है, जिसका अर्थ तात्पर्य होता है घिसना या कुतरना। यानी ये लैटिन भाषा का शब्द है इरोजन, जो इरोडियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है घिसना या कुतरना। अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी यह स्थिर नहीं है, ये गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें सेले हिमानी के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, लहरों के द्वारा, वायु के द्वारा और नदियों द्वारा घिसती है, कटती है और स्थानांतरित होती है, और कहीं जाके वो क्या हो जाती है, निक्षेपित या जमा होती रहती है। नदी, भूमिगत जल, हिमानी, पवनों, लहरों आदि द्वारा अपर्दन निम्नलिखित विधियों में रहता है। यानी बहते हुए जल से अपर्दन होगा, हिमानी के द्वारा होगा, सागरीय तरंगों या लहरों के द्वारा होगा, पवन के द्वारा अपर्दन होगा। उनके हम सभी की सविस्तार से व्याख्या करेंगे। यानी यह है एक चट्टानी प्रदेश है। इस चट्टानी प्रदेश में ये ऊपर का जो आवरण है, ये अपर्दन के द्वारा धीरे धीरे करता जा रहा है। यानी यहाँ पे पवन क्या है, एक सक्रिय कारक है, और ये पवन सक्रिय कारक है, तो इनको क्या कर रही है, घिस रही है, कुतर रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अपर्दन कहेंगे। प्रोसेस ऑफ इरोजन, यानी अपर्दन की प्रक्रियाएं, यानी कहीं पे भी अपर्दन होगा तो वो अपर्दन क्या होगा, अलग अलग कारकों के द्वारा होगा। कैसे होगा? जैसे पहले क्या होगा, किसी में हाइड्रोलिक एक्शन होगा, यानी जलीय क्रिया के द्वारा होगा। कोरोजन, अपघर्षण के द्वारा होगा। अपघर्षण के द्वारा कैसे? यानी यदि रास्ते में कोई चट्टानी पदार्थ है, धरातल है, उसके साथ कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, और वो कंकड़ पत्थर यानी वो चट्टानी टुकड़े धरातल के साथ, चट्टानों के साथ रगड़ खा खा के उसका क्या कर रहे हैं, उसे अपर्दित कर रहे हैं, उससे अपघर्षण कर रहे हैं, उसको घिस रहे हैं, उसको कुतर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम अपघर्षण। कोरिजन लिख लो आप इसे, अपघर्षण। ये देखो यहाँ पे ये तटीय भाग है, इस तटीय भाग में ये कंकड़ है, ये पत्थर है, ये आपस में इस धरातल के पास और इस तट के पास क्या कर रहे हैं, इससे टकरा रहे हैं,
इसके धरातल के साथ और तट के साथ टकरा के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं तो उसे क्या कहा, उसे अपघर्षण कहा। फिर है एट्रिशन, इसे कहते हैं सन्नी घर्षण। क्या कहते हैं, सन्नी घर्षण। सन्नी घर्षण में क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे पिंड और टुकड़े यदि हवा में क्या होंगे, उड़ेंगे तो आपस में ही रगड़ खाएंगे, आपस में रगड़ खा खा के टुकड़ों में अपरदित होते रहेंगे, घिसते रहेंगे, कुतरते रहेंगे। और यदि नदी जल के साथ आ रहे हैं तो नदी जल में यदि ये टुकड़े आपस में टकरा रहे हैं तो उसे कहेंगे सन्नी घर्षण। तो ये एक अपरदन की प्रक्रिया होती है जिसमें जलीय क्रिया, अपघर्षण, सन्नी घर्षण मुख्य तौर पे होता है। और अपन अलग अलग की चर्चा करेंगे, जैसे पवन की करेंगे तो उसमें अपवन भी पढ़ेंगे, उसमें सन्नी घर्षण भी पढ़ेंगे, उसमें अपघर्षण भी पढ़ेंगे, अलग अलग की चर्चा करते हैं। अपघर्षण देखो, जब अपरदनकारी कारक, यानी अपरदनकारी कारक कौन से, या नदी हो सकता है, पवन हो सकता है, हिमानी हो सकता है, या महासागरीय तरंगे हो सकती है, अपने साथ चट्टानी मलबे व चूर्ण को बहाकर ले जा रहे होते हैं तो ये पदार्थ धरातलीय सेलों का घर्षण करते जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अपघर्षण या कोरिजन कहते हैं। यानी यह है क्या है, यह है अपघर्षण है। यानी यहाँ पे जो चट्टानी टुकड़े हैं ये आपस में टक्कर खाते खाते चल रहे हैं, यानी चूर्ण को बहाकर ले जा रहे हैं और पदार्थ धरातलीय सेलों का घर्षण करते जा रहे हैं, धरातल के साथ ये टकराट कर रहे हैं तो इसे कहेंगे हम अपघर्षण या कोरिजन कहेंगे। और जब वो आपस में टकराएंगे और आपस में टकरा के अपरदित होंगे तो उसे कहेंगे हम एट्रिशन या सन्नी घर्षण कहते हैं। सन्नी घर्षण पवन, नदी या लहरों के साथ प्रवाहित सेल या कण के टुकड़े आपस में रगड़ खाकर टूटते रहते हैं तो उसे सन्नी घर्षण कहेंगे। ये आपस में टुकड़े हैं, ये आपस में ही टकरा रहे हैं और आपस में ही टकरा के क्या हो रहे हैं, अपरदित हो रहे हैं, घिस रहे हैं, कुतरन हो रही है। जब ये आपस में टकराएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एट्रिशन या सन्नी घर्षण कहेंगे। बच्चों ध्यान रखना, अपना माइंड को केंद्रित करना। कई बार ये दोनों शब्द आपको कई बार भ्रमित कर देते हैं, तो आप जब भी देखो वीडियो को सीरियस होके देखो और सीरियस होके पढ़ाई करें, तभी जाके आपको हर चीज़ के डाउट क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये कंसेप्ट आज नहीं, आपको भविष्य में भी काम में आएंगे। तो अपघर्षण और सन्नी घर्षण दोनों में अंतर आपके समझ में आएगा। अपघर्षण में तो कोई भी चट्टानी टुकड़े होंगे वो धरातल पे टकरा कर अपरदित होंगे। सन्नी घर्षण में वो आपस में ही टकराएंगे। ध्यान रखना, दोनों के अंग्रेजी वर्ड भी पूछे जाते हैं। सन्नी घर्षण को हमने क्या कहा था, सन्नी घर्षण को हमने एट्रिशन कहा था और अपघर्षण को हमने कोरिजन कहा था। जल दाब क्रिया, हाइड्रोलिक प्रेशर एक्टिविटी या एक्शन। नदी जल के बाहरी दबाव से या जल बहर के दबाव से चट्टानों के अपरदन की क्रिया को जल दाब क्रिया कहते हैं। जब चट्टानी पदार्थ पानी के साथ, जल के साथ भाव करते हैं तो उन दबाव से वहाँ पे बहर के रूप में कार्य करते हैं और इसे कहते हैं जल दाब क्रिया। संक्षारण, जल की रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों के खनिजों का जल में घुलकर बह जाना संक्षारण कहलाता है। यानी हमने दो प्रकार के अपक्षय पढ़े, भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में हमने जल योजन पढ़ा, हमने डिसिलिकेशन पढ़ा, सिलिका फर्तीकरण पढ़ा, हमने कार्बोनेशन पढ़ा, कार्बोनीकरण पढ़ा। यानी उसमें क्या होता है, उसमें जो खनिज तत्व पाए जाते हैं वो खनिज किसमें बह के चले जाते हैं, जल में घुलकर बह जाते हैं। तो उसे हमने क्या कहा, हमने उसे संक्षारण कहा। यानी जो खनिज पदार्थ जल में बह के घुल के चले गए उन्हें संक्षारण कहा।
अपवहन डिफ्लेक्शन, यानी अपवहन का मतलब होता है ये सिर्फ पवन के द्वारा होता है। पवन द्वारा बालू मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा कर ले जाना अपवहन कहलाता है। ये आपको देख रहे हो, ये क्या है, ये बालू मिट्टी है और उसको एक स्थान से उड़ा के दूसरे स्थान पे अलग अलग आकृतियों में जमा किया जा रहा है, तो ये कहलाएगा अपवहन। गुहिकायन, नदी में उत्पन्न बहर, यानी ये नदी है और इस नदी में क्या हो रहा है, नदी में कंकड़ पत्थर से यहाँ पे नीचे ग्रत बना रहे हैं। उस ग्रत में जब जल की क्रिया में दबाव होगा, बहते हुए जल में दाब होगा, तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर एक बहर के रूप में बहने लग जाते हैं और वहाँ पे अपरदित करके एक खड्डा बना देते हैं। नदी में उत्पन्न बहर से उठने वाली तरंगे नदी के तल में अनेक प्रकार के छिद्रों का निर्माण करती है, खड्डों का निर्माण करती है। तो वहीं जल गर्तिकाएं अवनमित कुंड ऐसे छिद्रों के उदाहरण है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे गुहिकायन कहेंगे। उत्पाटन, उत्पाटन का मतलब होता है बड़े चट्टानी पदार्थ को अपने साथ बहा कर ले जाना, उत्पाटन कहलाएगा। यानी ये ऊपर का भाग है, इस भाग को अपरदित कर दिया और ये अपरदित भाग क्या हो गया, बह के चला गया, तो उसे कहेंगे उत्पाटन। ये हिमानी क्षेत्रों में ज्यादा होता है। जब हिमानी अपने मार्ग में आने वाली सेल खंड यानी चट्टानी टुकड़े उखाड़ कर उनका परिवहन अपने साथ करती है, तो उस क्रिया को उत्पाटन कहते हैं। कौन से क्षेत्रों में, हिमानी क्षेत्रों में पूरे के पूरे सेल खंड को अलग करके साथ ले जाती है। अपरदित पदार्थ प्राय 3 रूप में प्रवाहित होते हैं। घुलकर, यानी अभी हमने पढ़ा खनिज पदार्थों के साथ घुलकर बहते हैं। संक्षारण, जल में अनेक पदार्थ घुलकर उसके साथ प्रवाहित होते हैं। निलंबन, यानी लटकते हुए। अपरदनकारी कारकों जल या पवन के साथ तैरते हुए या लटकते हुए पदार्थ के रूप में प्रभावित होते हैं। लुढ़ककर, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को घिसटते या लुढ़कते हुए नदी तल पर प्रवाहित होना घर्षण या घसीटना कहलाता है। निक्षेपण, अपरदनात्मक कारकों की गति धीमी पड़ जाती है। जैसे ही नदी उद्गम से आती है और मुहाना तक पहुंचती है, उद्गम का मतलब जहां से नदी निकलती है, मानो ये पर्वतीय चोटी है, यहाँ से नदी निकली और इस क्षेत्र से बहती हुई इस मैदानी भाग में आ गई और यहाँ पे धीरे धीरे इसकी गति क्या हो गई, मंद हो गई। और जब मंद हो जाती है गति, तो जब नदी अपने साथ मलबा, अवसाद, कंकड़, पत्थर जो अपने साथ लाती है, उनको धीरे धीरे क्या करने लग जाती है, जमा करने लग जाती है। जब ये यहाँ आती है तो इस मलबे को क्या करती है, धीरे धीरे जमा करती है और इस जब जमा करती है तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ढाल कम होने पर प्रवाहित मलबे के जमा होने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तलछटीय निक्षेपण से अवसादी सेलों का निर्माण होता है। हमने सेल और खनिज में पढ़ा था कि अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। जब आग्नेय चट्टानों में विखंडन होता है, विखंडन होकर उनका अपरदन होता है और अपरदन होकर कहीं कहीं जगह पे निक्षेपण हो जाता है। निक्षेपण होने पर कई साल के बाद में इन अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये देखो अलग अलग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन, यानी किस प्रकार से इनका जमा होगा। पहले बड़े टुकड़े जमा होंगे, बोल्डर्स, फिर कोबल्स, फिर पेबल्स, फिर सैंड, फिर सिल्ट और फिर कले। इस प्रकार से ये नीचे जहाँ पे भी नदी जाती है, चाहे वो समुद्र में जाती हो, चाहे वो झील के अंदर जाती हो, चाहे वो सागर के अंदर गिरती हो, वहाँ पे इस प्रकार से ये इनका क्या कर देती है, जमा कर देती है। देखो यहाँ पे रिवर सोर्स दे रखा है, यानी नदी का उद्गम, और यहाँ पे क्या दे रखा है, रिवर माहुत, यानी नदी का मुहाना। तो मुहाने का मतलब होता है जहाँ पे नदी अपना जल विसर्जित करती है सागर या महासागर या झील के अंदर, तो यह कहलाएगा मुहाना। और जहाँ से नदी निकल रही है वो कहलाएगा सोर्स, यानी उद्गम। इस प्रकार से हमने अपरदन व निक्षेपण की सविस्तार से विवेचना की। हमने देखा अपरदन में पवन द्वारा किस प्रकार से अपरदन होता है, नदी के द्वारा किस प्रकार से अपरदन होता है, सागरीय लहरों के द्वारा किस प्रकार से अपरदन होता है, हिमानी के द्वारा किस प्रकार से अपरदन होता है। फिर इनके आगे हमने निक्षेपण के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आप हर वीडियो को
अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप अपना ध्यान केंद्रित करके बार बार मिशन ज्ञान के वीडियो देखिए, उनको समझिए और अपने ज्ञान को विकसित कीजिए और अच्छे नंबरों से आगे बढ़िए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।